मेरे YouTube चैनल ज़िंदगी सरिता में आपका स्वागत है। मैं लेकर आई हूँ आपके लिए मर्डर मिस्ट्री 707C2 का 9वां भाग। अब तक आप सबने सुना, मानवी मर्डर केस में इंस्पेक्टर नयन और उसकी टीम ने हर एंगल से तहकीकात कर ली है। 4 महीने हो गए हैं, लेकिन इंस्पेक्टर नयन और उसकी टीम के हाथ कोई ऐसा एविडेंस नहीं लगा जिससे हत्यारे तक पहुंचा जा सके। मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल्स निकालकर सभी से कांटेक्ट कर जानकारी कलेक्ट की, लेकिन वही ढाक के 3 बात, कुछ भी क्लू नहीं मिला कहीं से। अब आगे की कहानी। इंस्पेक्टर नयन बोलता है, हाँ योगराज, सब खंगाल लिया, छोटे से छोटा पॉइंट पर प्रयास किया, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। तभी मानवी की काम वाली बाई सरोज आ जाती है, हाथ जोड़कर बोलती है, साहब आपने बुलाया? इंस्पेक्टर नयन बोलता है, हाँ कुछ ज़रूरी पूछताछ करनी है सरोज। सरोज बोलती है, साहब क्या पूछना है? सब कुछ तो बता दिया था मैंने। इंस्पेक्टर नयन बोलता है, सरोज ये बता, मानवी तुझसे बातें करती थी कभी? मेरा मतलब है अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में। सरोज बोलती है, नहीं साहब, कभी कोई बात नहीं करती थी। साहब करती भी कब बात? समय ही नहीं मिलता था मैडम को। मैं सुबह को जिस टाइम जाती थी तो मानवी मैडम सोई हुई मिलती थी। मैं पहले जाकर साफ सफाई करती थी, फिर मैडम के लिए चाय बनाकर उनको जगाती थी। चाय पीकर मैडम अपना नहाना धोना करती। यह सब करके वो अपने काम में लग जाती। तब तक नाश्ता बना देती थी मैं, तो मानवी मैडम नाश्ता करके तैयार हो जाती थी। फिर मैडम अपने काम पर निकल जाती। कभी हम साथ साथ निकलते। मुझे जिस दिन कपड़े धोने होते उस दिन मैं मैडम के बाद निकलती थी घर से। इंस्पेक्टर नयन बोलता है, तो मानवी से तुम्हारी कभी कोई बात नहीं होती थी? सरोज बोलती है, बस साहब इतनी बात होती थी जब मानवी मैडम को कुछ पसंद से बनवाना हो खाने के लिए, या फिर मुझे कोई पैसे की ज़रूरत होती थी, तो मानवी मैडम बस यही पूछती थी कि कब चाहिए पैसे और कितने चाहिए। बाकी उन्होंने ये कभी नहीं पूछा कि क्यों चाहिए या क्या ज़रूरत है। इंस्पेक्टर नयन बोलता है, कभी अपनी माँ या बहन का जिक्र नहीं किया? सरोज बोलती है, कभी कभी माँ का फ़ोन आता था तो मानवी मैडम अपने कमरे में चली जाती थी बात करने। मैं अपने काम में लगी रहती थी, मैंने कभी उनकी कोई बात नहीं सुनी। इंस्पेक्टर नयन बोलता है, मानवी की माँ आती थी कभी मानवी के पास रहने के लिए? सरोज बोलती है, साहब मेरे सामने तो आई नहीं कभी, और बीच में मुझे बीमारी हो गई तो 4 महीने से मेरा किसी के यहाँ काम पर जाना बंद हो गया था। फरवरी महीने की 1 तारीख से ही मैंने काम पे जाना शुरू किया था। जब मेरी छुट्टी थी तो इस बीच आई हो तो पता नहीं। इंस्पेक्टर नयन बोलता है, तुमसे कुछ खास पता नहीं लगने वाला है, तुम जा सकती हो। सरोज के जाने के बाद योगराज बोलता है, सर कोई कड़ी ऐसी नहीं मिल रही जिसको पकड़कर आगे बढ़ा जा सके। इंस्पेक्टर नयन बोलता है, योगराज पहली बार किसी केस ने इतना दिमाग खराब किया है। मुझे नहीं लगता अब कुछ हाथ लगने वाला है। 4 महीने हो गए हमें। इस केस की फाइल शायद सबूतों के अभाव के कारण ऐसे ही बंद करनी पड़ेगी। युवराज बोलता है, सर लग तो कुछ ऐसा ही रहा है। मानवी मर्डर केस में काफ़ी प्रयास के पश्चात भी इंस्पेक्टर नयन की टीम को कोई सफलता नहीं मिली। सबूतों के अभाव के चलते केस सॉल्व हुए बगैर ही केस फाइल बंद करनी पड़ी, और इंस्पेक्टर नयन के साथ साथ बाकी सब अन्य केस में व्यस्त हो गए। 2 महीने के पश्चात अगस्त माह की 21 तारीख को इंस्पेक्टर नयन तथा सब इंस्पेक्टर योगराज एक रॉबरी केस के सिलसिले में मुंबई गए। मुंबई के एक होटल मेलरोज क्लासिक रेजिडेंसी में वह दोनों जाते हैं। यहीं पर इनका रूम बुक है। यह दोनों अभी रिसेप्शन पर खड़े रूम की चाबी ही कलेक्ट कर रहे थे कि तभी इंस्पेक्टर नयन की नज़र एक महिला पर पड़ती है। इंस्पेक्टर नयन बोलता है, योगराज देखना, वह जो सामने महिला दिखाई दे रही है वह रुद्रा गुर्जर जैसी लग रही है, देखो तो सही। योगराज बोलता है, सर लग तो ऐसा ही रहा है, मास्क पहना हुआ है तो ठीक से पहचान में नहीं आ रही है। लेकिन अगर यह रुद्रा है तो यह यहाँ क्या कर रही है? इसके साथ यह दूसरी महिला और छोटी बच्ची कौन है? इंस्पेक्टर नयन बोलता है, योगराज ये दूसरी महिला मानवी ठाकुर जैसी क्यों लग रही है मुझे देखने में? लेकिन मानवी का तो मर्डर। योगराज बोलता है, सर मानवी केस सॉल्व ना होने की वजह से आपको हर जगह मानवी ही नज़र आ रही है। आपने अपने दिल दिमाग पर एक बोझ बना लिया है मानवी मर्डर केस की नाकामी को। सर वह केस आपकी अकेले की नाकामी नहीं रही, हम सब शामिल हैं उसमें। इंस्पेक्टर नयन बोलता है, योगराज कहीं यह जानवी तो नहीं है? योगराज बोलता है, सर क्या कह रहे हैं आप? रुद्रा ने तो कहा था कि वह नहीं जानती कि मानवी की कोई जानवी नाम की बहन भी है।
मानवी ने कभी कोई जिक्र भी नहीं किया उसके सामने। इंस्पेक्टर नयन बोलता है, योगराज मुझे लग रहा है हम रुद्रा के झूठ को पकड़ नहीं पाए। हो सकता है यह सब रुद्रा का किया धरा ही हो ना हो, यह रुद्रा ही है मानवी मर्डर में, और इसके साथ यह जानवी हो सकती है। योगराज बोलता है, सर यह सब देखते हुए तो यही लग रहा है, पर सर जरूरी नहीं ये दोनों रुद्रा और जानवी ही हो सकता है रुद्रा और जानवी जैसी कोई और महिला हो। आजकल सब महिलाएं मास्क पहनकर एक जैसी ही दिखती हैं, जो स्लिम होती हैं। इंस्पेक्टर नयन बोलता है, योगराज हमें रुद्रा जैसी महिला और इस दूसरी महिला पर नज़र रखनी होगी। एक बार हम इनको बगैर मास्क के देख लेंगे तो कंफर्म हो जाएगा। योगराज बोलता है, हाँ सर हो सकता है भगवान हमारे ऊपर मानवी केस को लेकर लगा नाकामयाबी का ठप्पा हटाना चाहता हो। सर वह देखो, वह दोनों इधर ही आ रही हैं। इंस्पेक्टर नयन बोलता है, योगराज तुम जल्दी से रूम की चाबी लो, फिर उनका पीछा करते हैं। योगराज बोलता है, ओके सर। एक सर्विस बॉय योगराज के साथ चाबी लेकर रूम दिखाने जाने को बोलता है। योगराज उससे बोलता है कि तुम लगेज लेकर बाद में आ जाओ, चाबी मुझे दे दो, हम जल्दी जा रहे हैं। दोनों इंस्पेक्टर सादा कपड़ों में हैं तथा मास्क भी लगाया हुआ है। आंखों पर दोनों ने काला चश्मा लगाया हुआ है, सिर पर कैप पहनी हुई है। दोनों के आसानी से, यदि यह महिला रुद्रा है तो इसकी पहचान में नहीं आएंगे दोनों। रुद्रा जैसी महिला और उस महिला के पीछे पीछे जा रहे हैं दोनों, जिसको वह मानवी या जानवी में से कोई एक समझ रहे हैं। तभी रुद्रा जैसी महिला लिफ्ट का बटन दबाते हुए इधर उधर देखती है। वह दोनों लिफ्ट के अंदर घुस जाती हैं। इंस्पेक्टर नयन और सब इंस्पेक्टर योगराज भी झपट कर लिफ्ट के भीतर दाखिल हो जाते हैं। रुद्रा जैसी महिला लिफ्ट में 4th फ्लोर का बटन दबाती है। इत्तेफाक यह है कि नयन और योगराज का रूम भी 4th फ्लोर पर ही है। रुद्रा जैसी महिला लिफ्ट से निकलकर चलती है तो वह दूसरी महिला और बच्ची भी उसके साथ साथ चल देती हैं। दोनों एक रूम के सामने जाकर रुकती हैं। रूम का नंबर D26 है। योगराज और नयन आगे निकल जाते हैं। उनका रूम नंबर D30 है। योगराज आगे बढ़कर अपने रूम का लॉक खोलने लगता है। रुद्रा जैसी महिला रूम का लॉक खोलती है और वह दोनों बच्ची सहित रूम के भीतर चली जाती हैं और रूम का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेती हैं। योगराज अपने रूम का लॉक खोल लेता है। इंस्पेक्टर नयन रूम नंबर D26 के की होल से अंदर झांक कर देखता है तो दोनों महिलाओं ने मास्क उतार दिया है। इंस्पेक्टर नयन धीरे से बोलता है, यस ये रुद्रा है और दूसरी मानवी या जानवी में से कोई है। पीछे से योगराज भी आ जाता है। तब तक इंस्पेक्टर नयन उस रूम की डोरबेल बजा देता है। रुद्रा डोर खोलने आती है। रुद्रा बोलती है, यस व्हाट यू वांट। इंस्पेक्टर नयन बोलता है, वह आवाज़ बदल कर बोलता है, मैम इस रूम के बाथरूम की कंप्लेंट थी, टोटी से पानी टपक रहा है, मैं प्लम्बर लेकर आया हूँ, यह चेक करके ठीक कर देगा। रुद्रा बोलते, ओके आप चेक करवाइए, वैसे हमने तो की नहीं कंप्लेंट, ना हमें ऐसा कुछ लगा है। नयन बोलता है, मैम आपसे पहले जो कस्टमर रुके थे उन्होंने की थी कंप्लेंट, ये कभी रुक जाता है कभी टपकने लगता है। नयन और योगराज भीतर आ जाते हैं। रुद्रा अपने लगेज से कुछ सामान निकालने लगती है। योगराज बाहर से कुछ सामान लाने के बहाने से रूम के दरवाजे के पास आता है और भीतर से उसकी कुंडी लगाकर वहीं खड़ा हो जाता है। इंस्पेक्टर नयन अपना चश्मा और मास्क उतारते हुए बोलता है, हेलो रुद्रा जी, कैसी हैं आप। रुद्रा एकदम चौंक कर इंस्पेक्टर नयन की तरफ देखती है। तब तक योगराज भी अपना मास्क और चश्मा उतार देता है। रुद्रा गुर्जर बोलती है, इंस्पेक्टर नयन आप। इंस्पेक्टर नयन बोलते हैं, हाँ जी रुद्रा जी, मैं, और इनसे मिलो, यह सब इंस्पेक्टर योगराज। तो रुद्रा जी कैसे बनाया मानवी के मर्डर का प्लान, बताएंगे ज़रा आप। रुद्रा बोलते हैं, वो मैंने कोई प्लान नहीं बनाया इंस्पेक्टर। योगराज बोलता है, रुद्रा जी खेल तो शानदार खेला आपने, लेकिन वो ऊपर वाला है ना, उसका खेल अलग ही चलता है। वह किसी गुनाहगार को यूं बचकर निकलने नहीं देता है। इंस्पेक्टर नयन और सब इंस्पेक्टर योगराज दोनों फिर से मास्क पहन लेते हैं। इंस्पेक्टर नयन बोलते हैं, मिसेस संपूर्ण रुद्रा, आप भी मास्क पहन लीजिए। वैसे तो आपने मुखौटा पहना ही हुआ था अपने चेहरे पर वह अब उतर गया है। अब मास्क की ज़्यादा ज़रूरत है आपको। और मानवी मैडम या जाह्नवी, कौन है आप बताने का कष्ट करेंगी। योगराज बोलता है, अब आप दोनों कोई भी कष्ट दिए बगैर शुरू हो जाइए।
अब कुछ नहीं हो सकता है, बच नहीं सकते हैं आप दोनों। रुद्रा बोलती है, जानती हूँ इंस्पेक्टर, अब कुछ नहीं हो सकता। प्लान तो मैंने फुल प्रूफ बनाया था, लेकिन भगवान को मेरा पकड़ा जाना ही मंजूर था। इंस्पेक्टर नयन बोलता है, आपने जानवी को मारा या मानवी को, और आखिर क्यों मारा? रुद्रा बोलती है, सर कहानी शुरू होती है 6 साल पहले, लेकिन मुझे कहानी का पता चला मानवी के संपूर्ण रुद्रा अपार्टमेंट में आने के 1.5 साल बाद, यानी अभी 6 नहीं 8 महीने पहले। मानवी नहीं, जानवी थी वह, जो रुद्रा अपार्टमेंट में रहने आई थी। उसका मुझसे जिम में मिलना, फिर मेरे द्वारा हमारे अपार्टमेंट में फ्लैट खरीदना, सब मेरे पति संपूर्ण का और जानवी का मिलकर बनाया गया प्लान था। मेरे पति संपूर्ण और जानवी पहले से ही एक दूसरे को जानते थे, जानते ही नहीं थे बल्कि उन दोनों के बीच एक गहरा रिश्ता था, जिस रिश्ते की निशानी है यह नन्ही खुशी। इंस्पेक्टर नयन बोलते, क्या कह रही है रुद्रा जी आप? रुद्रा बोलती है, जी हाँ इंस्पेक्टर, यही सच है। मेरे पति की रखेल थी वह, और उसके पास मकान नहीं था नोएडा में रहने को, अपनी कोई जगह नहीं थी उसके पास। चूँकि मेरा पति अपनी रखेल से बहुत प्यार करता था और उसको परेशान नहीं देखना चाहता था, और फिर इन दोनों की एक औलाद भी थी, इसलिए खुद से दूर भी नहीं रख सकता था अपनी रखेल को और अपनी बेटी को। इसलिए जानवी का नाम बदलकर पहले उसको वहीं जिम ज्वाइन करवाया, फिर मैंने अपने पति से मानवी बनी जानवी को फ्लैट दिलवाया, जिस फ्लैट का मानवी ने कभी कोई पैसा नहीं दिया। पैसा देने की जरूरत भी क्या थी? मेरे पति की रखेल जो थी वह। जानवी ही फिल्म सिटी में एक्टिंग की टीचर थी। इंस्पेक्टर नयन बोलता है, आपको कैसे पता चला कि मानवी, अरे नहीं, जानवी का आपके पति से कोई रिश्ता है और ये मानवी नहीं जानवी है? तो रुद्रा बोलती है, एक दिन जानवी फिल्म सिटी से वापस आते हुए शाम को मेरे घर आई, तो उस वक्त मैं बाथरूम में थी। वह मेरे ड्राइंग रूम में बैठी हुई थी आकर। मेरी कामवाली को पता नहीं था कि मैं बाथरूम में हूँ। उसने जानवी को बताया कि मैं मंदिर चली गई हूँ। कामवाली भी बाजार से कुछ सामान लेने चली गई। तभी मेरे पति संपूर्ण आ गए। उन्होंने जानवी से पूछा कि रुद्रा कहाँ है, तो उसने बताया मंदिर गई है। फिर कामवाली के विषय में पूछा कि कहाँ है। जानवी ने बताया बाजार से कुछ सामान लेने गई है। तभी मेरे पति ने झपट कर जानवी को गले लगा लिया। तब तक मैं भी बाथरूम से निकलकर आ गई थी। मैंने उन दोनों को ऐसे एक दूसरे की बाहों में देखा तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मैं छुप कर खड़ी हो गई और देखने लगी कि आगे क्या करने वाले हैं यह दोनों। और तभी मेरा पति उसको खींचकर गेस्ट रूम में ले गया तथा अंदर से कुंडी लगा ली। मैं दबे पांव गेस्ट रूम की तरफ गई और गेस्ट रूम के दरवाजे के की होल से भीतर झाँककर देखा तो वह दोनों पति पत्नी की तरह। मैंने कान लगाकर उनकी बात सुनी तो वह कह रही थी कि 5.5 साल हो गए हम ऐसे चोरी छिपे मिलते हुए। हमारी बेटी बड़ी होगी, वह भी अपने बाप के विषय में पूछेगी तो मैं क्या जवाब दूंगी? मैंने अपनी 4 साल की बच्ची को हॉस्टल में रखा हुआ है। संपूर्ण बोलता है, तुम फिक्र न करो जानवी, मैं जल्दी ही रुद्रा को रास्ते से हटाने का प्रयास करता हूँ। एक बार रुद्रा बिना किसी झंझट के रास्ते से हट जाए, फिर हम दोनों कुछ समय बाद साथ रहेंगे। मैं स्लो पॉइजन लाकर रख लिया है रुद्रा के लिए। मेरा तो दिमाग घूम गया यह सब सुनकर। मुझे समझते देर न लगी कि जानवी का जिम में आना, मेरी योगा पार्टनर बनना उन दोनों के प्लान का हिस्सा था। उस दिन के बाद मैं उल्टे जानवी को रास्ते से हटाने का प्लान सोचने लगी अपने दिमाग में। लेकिन मैंने अपने पति और जानवी को कभी पता नहीं लगने दिया कि मैंने उनके विषय में जान लिया है और मैंने उनको एक साथ देखा है और उनका मुझे मारने का प्लान मैंने सुन लिया है। मुझे ठंडे दिमाग से काम लेना था। तभी एक दिन मैं मार्केट में किसी शॉप पर गई थी। उस शॉप पर मुझे मानवी खड़ी दिखाई दी। मैंने मानवी से पूछा कि क्या खरीदने आई हो? मैं तो मानवी को जानवी समझ रही थी। तो मानवी ने मेरी तरफ अजीब सी नज़र से देखा, जैसे मुझे पहचानती ही नहीं है। शेष कहानी अगले और अंतिम भाग में सुनाती हूँ मैं श्रोताओं को। जानते हैं आगे क्या होता है कहानी में। धन्यवाद।